बाज़ार अनारकली की गलियों की भूल भुलैया में अचानक मेरी मुलाकात उससे हुई। वो कौन? वो कुतुबुद्दीन, वो मर्द मुजाहिद की जिसकी हैबत से ये दुनिया असरे नौ जाग उठी थी ख्वाब गफलत से। मगर आज यहाँ लाहौर में सोता है एक गुमनाम कूचे में। जी हाँ, 1210 सने ईस्वी बरे सगीर में खानदान गुलामा की बुनियाद रखने वाला बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान यानी पोलो खेलते हुए मर गया। तारीख हैरान थी कि इतना ताकतवर तरीन इंसान कैसे देखते ही देखते एक खेल ने मौत की वादी में धकेल दी। होना तो ये चाहिए था कि लोग वो खेल खेलना छोड़ देते और पोलो का नामो निशान ही ना होता। मगर फिर सवाल ये पैदा हुआ कि क्या लोगों ने पोलो खेलना छोड़ दिया? जी, टुडे आई एम स्टैंडिंग इन ऐबक ग्राउंड, यानी वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया था, उसकी याद में ये ग्राउंड बना दिया गया। यानी पोलो को एबॉलिश करने के बजाय उस रिस्क टेकर का नाम आज भी जिंदा है जिसने रिस्क लिया और मर गया, लेकिन तारीख के पन्नों के अंदर वो आज भी जिंदा है। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, जब भी रिस्क ज़्यादा होता है तो उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। इंग्लिश की बहुत मशहूर लाइन है, द हायर द रिस्क द हायर द रिवॉर्ड इज़। तो इसी के साथ ही हम अपने CSS 2026 के रोड मैप का करते हैं आगाज़। ये रोड मैप जो है, ये रोड मैप नहीं बल्कि केस स्टडी है उन सैकड़ों लोगों की जिन्होंने मेरे पास रहते हुए CSS की तैयारी की। अच्छा, आपको पता है कि 1970-71 से ये CSS का एग्ज़ाम जब से शुरू हुआ तो उसका पासिंग परसेंटेज जो है वो लेस देन 3% है। तो पता ये चला कि इन लोगों के अंदर जो 3% लोग हैं, क्या इनकी ज़िंदगी के अंदर लक का फैक्टर है या कोई मेहनत का फैक्टर भी है, इस पे भी बात करेंगे। और इसके साथ बहुत सारे सवालात आपके दिमाग में जन्म ले रहे होंगे कि उनका लाइफस्टाइल कैसे था, उनकी डिग्रीज़ कौन सी थी, वो कितने घंटे पढ़ा करते थे, उन्होंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया, उन्होंने टेस्ट दिए नहीं दिए। तो इन सारी बातों का जवाब जो है आपको इसी रोड मैप में मिलेगा, और ये है इसी रोड मैप को बनाने का मकसद। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो कैंडिडेट्स जो हैं इंटरमीडिएट के बाद उनका सवाल ये होता है कि कौन सी डिग्री करें। याद रखिएगा, CSS के अंदर डिग्री मैटर नहीं करती। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं जिसमें मुख्तलिफ नाम हैं, डॉक्टर एज़ा अरशद हैं या डॉक्टर ओकाशा अबरार राना हैं, डॉक्टर मरीम जाहिद हैं, ये तो सारे के सारे कौन थे? ये किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट्स थे, यानी एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन ग्रेजुएट्स थे। तो उन्होंने CSS में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। लेकिन वहीं पर ही हमारे पास 5th पोजीशन पे इस साल जो है वो सना इजाज़ भी आई, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट है। तो पता ये चला कि टॉप 10 में आने के लिए आपको किसी सर्टेन यूनिवर्सिटी का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप किसी यूनिवर्सिटी के भी होते हुए कैंडिडेट आप CSS के अंदर क्वालिफाई भी कर सकते हैं और टॉप पोजीशन भी ले सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डिग्री कौन सी की जाए। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, डिग्री कोई भी ले लीजिए, CSS की तैयारी कैसे करनी है इस पे बात करना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा सवाल जो मुझसे ज़्यादातर किया जाता है, मेरे पास लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड होते हैं, वो आकर मुझे मोहसिन नकवी का एक शेर सुनाते हैं। वो शेर कुछ यूँ है कि चलो कि अब बुझे बुझे से घर का मरसिया कहें, वो चांद तो उतर गया हवेलियों की ओट में। यानी उनको लगता है कि चांद जो है वो हवेलियों की ओट में, यानी अमीर लोगों के घर उतरता है। मगर CSS का चांद, कंपेटिटिव एग्जाम का चांद जो है ये लाजमी नहीं है कि हवेलियों की ओट में उतरे। यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी जहाँ पर लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे और उन्होंने भी CSS क्वालिफाई किया, दैट टू फ्लाइंग कलर्स। तो पता ये चला कि CSS के लिए बैकग्राउंड का डिफरेंट होना भी ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी डाइवर्स बैकग्राउंड से हो तो आप ये CSS क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम असल बात पे आते हैं, असल मुद्दे पे आते हैं कि CSS की तैयारी के अंदर चाहिए क्या, कौन सी क्वालिटी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपको एक चीज़ लानी है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एंड परसेवरेंस। देखिए, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे आप नहीं कर सकते। मैं ज़िंदगी के अंदर उनको तमाम कैंडिडेट्स को, बीट CSS कोई ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम है, उनको कहता हूँ कि सिर्फ उनको एक ही चीज़ लानी है ज़िंदगी के अंदर, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहकर दुनिया का कोई भी काम अचीव कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि CSS के 3 चांसेस हैं या PMS के 3 चांसेस हैं। इसकी मिसाल ऐसे, इसकी एनालॉजी ऐसे क्रिएट की जा सकती है कि जैसे एक स्नाइपर होता है, तो स्नाइपर का टारगेट जो है वो एक टारगेट है और उसके बाद 3 बुलेट्स हैं। अब वो अपनी बुलेट से, किसी भी एक बुलेट से, पहली से, दूसरी से या तीसरी बुलेट से अपनी बुलजाय को हिट कर दे, अपने टारगेट को हिट कर दे, तो वो जीत जाता है। तो इफ़ यू हिट विद 1 बुलेट यू विन। तो आपको चाहिए कि पहली अटेम्प्ट से लेकर आखिरी अटेम्प्ट तक, जब तक कि आप अपने टारगेट को हिट नहीं करते, माइंड में सिर्फ कंसिस्टेंसी रखिए और कुछ भी नहीं रखना आपने। अब आते हैं जी CSS के रिक्विजिट्स के बारे में। पहला रिक्विजिट है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग स्किल्स। इन राइटिंग स्किल्स के अंदर सबसे पहले आता है सिंटैक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर।
अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया और हमें अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि क्योंकि मैं खुद भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आजकल डिग्री सेलिंग इंस्टीट्यूशंस बन चुकी हैं और वहाँ पर डिग्रीज़ ऐसे बांटी जाती हैं जैसे अंधे रेवड़ियाँ बांटते हैं, और वो भी अपनों को। तो वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को ऐसी डिग्रियाँ बांटी जाती हैं, कोई तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। तो उस वजह से हुआ क्या कि हमारा इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना बुरा है कि हम अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन भी जो अंग्रेज़ी में नहीं करवा सकते। तो सबसे पहली बात तो ये कीजिए कि अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक कीजिए। घर बैठे कर लीजिए, किसी के पास चले जाइए, अपने इलाके में किसी को ढूंढ लीजिए, मेरे पास आ जाइए, कहीं चले जाइए। तो पहला असूल जो है वो कोई किताबें पढ़ना नहीं, वो कोई डॉन्ट पढ़ना नहीं है। पहला असूल जो पहला स्टेप जो है वो अपनी अंग्रेज़ी को ठीक करना है, अपनी राइटिंग स्किल्स को। और वो पहले कितनी ठीक करेंगे कि मैं लिखता हूँ एक मजमून, माई डेली रूटीन। मैं सुबह उठता हूँ और रात को सोता हूँ, वो सारी की सारी रूटीन अगर मैं 2-3 पेजेस में लिख लूँ, वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, सही वो कैप के साथ हो, तो मेरा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया और मैंने अपने सिंटैक्स को मुकम्मल कर लिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे सीएसएस में नाकामी की, और अगर हम नाकामी की वजूहात जान लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी कामयाबी की रेसिपी क्या है। तो नाकाम होने के लिए हमें पता है कि जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की आप लोगों से कि 98% अराउंड 98% लोग फेल हो जाते हैं सीएसएस के एग्ज़ाम के अंदर। उसकी रीज़न क्या है, या उसमें किस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। ऑप्शनल में तो बहुत कम फेल हो रहे हैं, कंपल्सरी में भी बहुत कम फेल हो रहे हैं। तो एंड में कुर्रा किसके नाम का निकला? इंग्लिश एसे और कंपोजिशन का, ज़्यादातर इंग्लिश एसे के अंदर। और इंग्लिश एसे की अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ें तो पहला रीज़न क्या है आपके अंग्रेज़ी एसे के अंदर? सेंटेंस स्ट्रक्चर का, जिस पे हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद आते हैं कि जब हमारे पास ये हमने पास कर लिया तो हमारे जो नंबर्स नहीं आते, वो क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती। और सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं कि हम पुराने घिसे पीटे वही सिलेक्टिव स्टडी करके आ जाते हैं और हम कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी नहीं करते। हमारा रीज़न फेलियर का बन जाता है। और फिर उसके बाद आपकी इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल जो इवैल्यूएशंस होती हैं उसके अंदर आप कैसा परफॉर्म करते हैं, हम इंटरव्यू को भी निगलेक्ट कर देते हैं। तो उसकी इन तमाम चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप के टुवर्ड्स आफ्टर सिंटैक्स जो है वो ग्रामर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले आपने टेंसेस पढ़ने हैं, ट्रांसलेशन पढ़नी है, क्योंकि 10 नंबर की ट्रांसलेशन आती है। ट्रांसलेशन कहाँ से स्टार्ट कीजिए? मैट्रिक से, इंटरमीडिएट से, ओए लेवल से। उर्दू टू अंग्रेज़ी जो है, अंग्रेज़ी 10 नंबर की ट्रांसलेशन है। जब वो पढ़ेंगे तो आपको एक्टिव और स्पेसिफाइज भी साथ सीख लेंगे। यानी हमने ग्रामर के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पढ़ा और हमने एक्टिव और स्पेसिफाइज भी सीख लिए। इसके बाद हमें पता है कि प्रेसी के पेपर के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन भी आती है। तो नरेशन को पढ़ते हुए आपने देखा कि उसके ऊपर भी वो किसकी बेसिस होगा? सिंटैक्स की बेसिस पे नरेशन पढ़ेंगे हम। देन हमने पंक्चुएशन भी पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको करेक्शन भी करनी होगी। करेक्शन कहाँ से करें वो भी मैंने सोर्सेज बताए हुए हैं आप लोगों को, मेरी बुक भी आई हुई है, उसमें से ले लीजिए, या आप किसी जो पास्ट पेपर्स है उनको सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद आपको जो बाकी ग्रामर के रूल जो हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मुश्तमे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और आपकी ग्रामर जो है अब वो बेहतर हो जाएगी और आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इन बातों का रिजल्ट जानना चाहते हैं, इस कंसिस्टेंसी का रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आप जाकर 48th कॉमन का रिजल्ट देखिए, आप 49th कॉमन का रिजल्ट देखिए, आप 50th कॉमन पे आइए, आप 51st कॉमन पे आइए, और अब आप 52nd कॉमन पे आ जाइए। तो देखिए कि कंसिस्टेंसी ऑफ माई रिजल्ट इज कॉम्प्लीमेंटेड विद द कंसिस्टेंसी ऑफ माई स्टूडेंट्स रिजल्ट। दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन सिर्फ एक थी कि वो भी कंसिस्टेंट रहे और मैं भी कंसिस्टेंट रहा। वो कंसिस्टेंट रहे अपनी परसेवरेंस के अंदर, वो कंसिस्टेंट रहे अपनी हार्डवर्क के अंदर, वो कंसिस्टेंट रहे अपनी स्ट्रेंथ के अंदर, और मैं कंसिस्टेंट रहा, उनको पुश करता रहा, और हत्ता के यहाँ पर आपके सामने उनके रिजल्ट्स आ गए। हमें ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का भी पता होना चाहिए एसे के हवाले से। एसे के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी जिनको हम थीम्स जनरली कहते हैं, उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लीजिए जाकर, जिसमें पहला वर्ड जैसे कि डेमोक्रेसी है, मीडिया है, सोशल मीडिया हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इकोनॉमी है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। यानी आपको पता करना है कि बेसिक टर्म्स हैं क्या। एजुकेशन है तो क्या होती है, जेंडर क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ये बेसिक नॉलेज लीजिए ताकि इसकी बेसिस के ऊपर इन्हीं थीम्स के अंदर से क्या आएगा, आपका कोई ऐसे आएगा। फर्ज कीजिए ऐसे आ गया एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, ये टेररिज्म के ऊपर, और आपको टेररिज्म का बेसिस ही नहीं पता कि टेररिज्म कब स्टार्ट हुआ, टेररिज्म की टर्म कब से आई, तो आप कोई भी ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो आपका काम ये है कि इन टर्म्स को जो है, बेसिक टर्म्स जो हैं, इनको छोटे बच्चों की तरह आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, इनका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया होगा इनके पीछे तो पूरी की पूरी दुनिया छुपी हुई थी जो आपको एनलाइटन कर देगी। अब आते हैं हम प्रेसी के पेपर के बारे में।
प्रेसी का जो पेपर है उसके अंदर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की जाती है कि 20 नंबर की प्रेसी जो है वही सब कुछ है, वो पास है तो पास, वो फेल है तो फेल। इससे ज़्यादा सब एब्सर्ड या मज़हक़क़ बात मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी कि 20 नंबर का सवाल जो है वो आपकी ओवरशैडो कर देगा आपके 80% नंबर की जो है ना परफॉर्मेंस को। होता ये है, टीचर्स कहना ये चाहते हैं कि क्योंकि जिसको प्रेसी बनाना नहीं आएगी तो वो जो है बाकी 80 मार्क्स भी नहीं कर सकता। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ना इसमें कोई हकीकत है। अच्छा, अब प्रेसी को कैसे करें? अब प्रेसी को करने का कोई सीक्रेट रेसिपी तो है नहीं, आपको उसको बैठकर करना है, घर में बैठ के सॉल्व कर लीजिए, मेरे पास आके सॉल्व कर लीजिए, किसी के पास जाकर सॉल्व कर लीजिए। जब तक आप प्रेसी सॉल्व करके नहीं करेंगे, दिखाएंगे, तब तक ठीक नहीं होंगे। और 1971 से लेकर 2024 तक तमाम के तमाम, और 25 वाला भी इंक्लूड कर लीजिएगा जब फरवरी पेपर होंगे, तब तक आपको उनके मीनिंग्स, उनके वर्ड्स आपके मेमोराइज नहीं हो जाते, आपकी प्रेसी बेहतर नहीं हो सकती। तो ये था जी हमारे पास प्रेसी का। तो अब हम आते हैं जी जनरल नॉलेज के तीनों पेपर्स की तरफ। अच्छा, जनरल नॉलेज में 3 पेपर्स हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसके बाद जीके 1 जिसको कहते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स है जीके 2 और करंट अफेयर्स जीके 3। आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में मिलाकर आपको 120 नंबर लेने हैं। अनलाइक प्रेसी का पेपर, अनलाइक एसए एंड अनलाइक इस्लामियात, जहां पर इंडिविजुअली आपको 40 मार्क्स लेकर सीएसएस को पास करना है, यहां पर तीनों को मिलाकर आपको 120 नंबर लेने हैं। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर आपके करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर में 0 मार्क्स भी आ गए और बाकी 2 सब्जेक्ट्स में 60-60 आ गए तो 120 के एग्रीगेट बन गया, तो आपने क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया एग्जाम के लिए। तो इसकी तैयारी उसके मुताबिक करेंगे। अब जनरल साइंस की तैयारी कहां से करें? जनरल साइंस की तैयारी के लिए ओए लेवल्स की बुक उठाइए या मैट्रिक और एफएससी की किताबें उठाइए, उनसे बेहतरीन सोर्सेज कोई नहीं है। एफएससी की जो है ना उठा लीजिए आप, या ओए लेवल्स की, कंप्यूटर साइंस की है, बायोलॉजी की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, वहाँ से तैयारी कर लीजिए। और जनरल एबिलिटी जो है वो बेसिकली वही बेसिक मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक वगैरह जो है वो उसको देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद आता है जी पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आपको जो है पहले यूं कीजिए, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी के लेक्चर्स हैं विच यूनिवर्सिटी के, तो उसको जाकर देखिए, वो उनके आपको उसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। तो वो बेहतरीन हार्ड कॉपी है टू स्टार्ट विद, पहले वो पढ़ लीजिए, बेस बना लीजिए और उसके बाद बाकी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। अब आते हैं जी करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स के बारे में सबसे बड़ी मिथ ये है कि हमें अखबार पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, अखबार पढ़ना है। हम अखबार पढ़ेंगे, लेकिन उस वक्त पढ़ेंगे जब हमें फॉरेन पॉलिसी का पता होगा कि फॉरेन पॉलिसी की टर्म है क्या। हम अखबार उस वक्त पढ़ेंगे जब हमें ब्रिक्स का एब्रिविएशन का पता चलेगा कि ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट। हम अखबार उस वक्त पढ़ेंगे जब हमें वार्सो पैक्ट और नेटो की हिस्ट्री का पता होगा। तो अखबार पढ़िए, लेकिन अखबार सेकेंडरी, टर्शरी नहीं, बल्कि 4th स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या है कि वही बेसिक टर्म्स जो करंट अफेयर्स के अंदर आती हैं, जो आपको नहीं पता, जाइए गूगल कीजिए, हेल्प लीजिए अपने कंप्यूटर की और जाकर पता कीजिए कि वार्सो पैक्ट क्यों हुआ था, नेटो क्यों बनी थी, किसने बनाई थी। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं। तो ये सारी बातों का जवाब जब आपको पता चल जाए तो अब एनालिसिस पढ़िए। एनालिसिस पढ़ते पढ़ते अब आपका क्या हो जाएगा, आपका एनालिसिस भी बेहतर हो जाएगा और आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे इस्लामियात के बारे में। देखिए, इस्लामियत का सब्जेक्ट जो है वो अगेन एसए और प्रेसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है इस्लामियात का। इस्लामियात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस्लामियत में भी 39 मार्क्स आ गए तो उसमें फेल, तो फिर ऑल मल्टीप्लाइड बाय 0। तो पहला $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आप इस्लामियत उर्दू में रखें या अंग्रेज़ी के अंदर। तो उसका जवाब ये है कि अगर आपकी उर्दू हैंड राइटिंग या प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर है उर्दू हैंड राइटिंग में, तो उसमें उर्दू में रख लीजिए। अगर अंग्रेज़ी की बेहतर है तो अंग्रेज़ी में रख लीजिए। पहली बात तो ये हो गई। अब इसके सोर्सेज़ के लिए हमने एक किताब डॉक्टर फरजाना ने लिखी है, वो बहुत ही अच्छी किताब है, वो ले लीजिए। अब इस्लामियात का मसला ये होता है कि हम क्या करते हैं कि अक्सर किताबें ऐसी हैं, ये अक्सर आपको मटेरियल ऐसे मिल लेता है, ये कैंडिडेट तैयारी करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें लिख देता है कि वो इवेंट्स को मिक्स कर दिए। जब आप किसी इवेंट को मिक्स कर देंगे, किसी आयत का निशान चेंज कर देंगे, किसी जो हदीस का जो आपका रेफरेंस है, हवाला, वो गलत लिख देंगे, तो आपके इस्लामियात के एग्जामिनर को बहुत ही ये बात नागवार गुजरती है और वो आपको हाईली लाइकली है कि वो आपको फेल कर दे। तो इस्लामियात के लिए जो है आपको जो आयात और जो आपके रेफरेंसेस है अहादीस के, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है और इस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंसिवली इस्लामिक को तैयार करेंगे। याद रखिएगा, इस्लामियात हम बचपन से पढ़ते हैं और एफएससी ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। तो अगर आप उन्हीं चीज़ों को ही उनकी नोक पलक संवार लें तो आपकी इस्लामियत भी वैसे बैठे बैठे तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब एक और अनफॉर्चुनेट बात का एक जिक्र करते हैं। होता ये है कि मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने एसए पास कर लिए, प्रेसी सारे कंपल्सरी पास कर लिए, ऑप्शनल भी पास हैं, वो एग्रीगेट में फेल हो गए। उनकी मैं आपको कुछ आदतें बताता हूँ। मेरे पास आए, पढ़ते रहे, लेक्चर्स लिए, चीज़ें की, लेकिन जो ही टेस्ट देने का टाइम आया
टेस्ट बंक करना शुरू कर दिए। टेस्ट बंक करते 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 क्या हुआ, उन्होंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर जब पेपर में गए तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। पेपर में 4 क्वेश्चन भी मुश्किल लिखे गए, 3-3, 4 से 5-5 सफ़ों के क्वेश्चन लिख के आ गए, तो वो पास तो कर दिए एग्जामिनर क्वालिटी देख के, लेकिन क्वांटिटी जो थी वो भी बहुत ज़रूरी होती है, उस पर फेल हो गए। अब मेरे पास जो है जीवन सेशन की अगर बात करें तो आप पिछले 6-7 सालों का रिजल्ट उठा के देखें तो जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो जीवन सेशन में आते हैं तो वो टॉप 10 या टॉप 20 के अंदर हैं। वो क्यों टॉप 10 टॉप 20 के अंदर है? क्योंकि उन्होंने इतनी दफ़ा पेपर दिए कि उनको पेपर देते हुए लगा ही नहीं कि उनके एक्चुअल पेपर है। उनको लगा कि शायद हम रीड राइट में बैठे हुए हैं, वही एग्जाम दे रहे हैं, वही टेस्ट दे रहे हैं, तो उनको आइडिया ही नहीं हुआ, तो इस वजह से वो टॉप पोजीशंस में आ गए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और फिर एक कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की भी है कि जो अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को कि जीवन देने के बाद भी, टेस्ट देने के बाद भी, जो ही एग्ज़ाम का नाम आया, रियल एग्ज़ाम का नाम आया, उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि वहाँ पर जाकर डिफरेंट इंसान बन गए, और वहाँ पर गए तो उन्होंने फिर बुरा परफॉर्म करना शुरू कर दिया और वो फिर एग्रीगेट में फेल हो गए। तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब किसी चीज़ का पुख्ता इरादा कर लो तो फिर मुझ पर यकीन कर लो और उसके मुताबिक कर लो। है जोए कमर। तो अभी मेरा जो है क्लासेस का टाइम हो गया, सुबह भी होने वाली है, तो अभी चलते हैं क्लासेस की तरफ। जी, अब हम रीड राइट पहुंच चुके हैं और अब हम सुबह का आगाज़ करते हैं, और क्लासेस का आगाज़ होने में अभी थोड़ी सी देर है, तो आइए चंद कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने सारी बातें तो कर ली, हमने ये भी देख लिया कि किक स्टार्ट कैसे करेंगे, ऐसे में फेलियर कैसे होते हैं, या आपको जो ना कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, सारी बातें हो गई। तो अब बात आ गई इम्प्लीमेंटेशन की, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो पहला स्टेप जो है वो आपने करना ये है कि आपने सिलेबस डाउनलोड करना है, वो आपको एफपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जब आपको एफपीएससी की वेबसाइट पे सिलेबस डाउनलोड कर लिया तो अब आप देखिए कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कौन सी करनी है। उसके लिए YouTube के ऊपर मेरा एक लेक्चर भी पड़ा हुआ है, वो डिटेल में जाकर देखिए, वो कम से कम 1 घंटे का लेक्चर है। उसमें जाकर आपको आइडिया होगा कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है। जब सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गई, कंपल्सरी का सिलेबस देख लिया और कॉम्प्लीमेंट कर दिया उसके साथ आपने ऑप्शनल्स को, तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, और उसके अंदर वही करेंगे जो हमने स्ट्रेटेजी अपनाई थी एसए के अंदर, कि हम एग्जामिनर रिपोर्ट जो है एफपीएससी के शाया करदा हमने अपने रीड राइट के इंस्टाग्राम पेज पे लगा दी हुई है। वो इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए कि एग्जामिनर्स क्या कह रहे हैं। और उस एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर आपको 42 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, हर किसी की 1 बाय 1 सारों की मिल जाएगी। तो जो चुनिंदा आपके ऑप्शनल्स हैं जिनको आपने चूज कर लिया, उनके बारे में जाकर देखिए कि एग्जामिनर क्या कहता है, कि उसके पेपर चेक करते हुए क्या गलतियां आई और फिर लोगों को तैयारी कैसे करनी चाहिए। यहां तक तो बात हो गई। अब उसके बाद इसकी मजीद तैयारी कैसे करें। अब आपको पता करना होगा कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट है। मेरे मुताबिक तमाम जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमें बताएं कि पास्ट पेपर एनालिसिस कीजिए कि किस सब्जेक्ट के कौन से सवाल आए, कौन से नहीं आए, कौन से ज्यादातर आते हैं। तो उसके लिए भी अगेन आप दोबारा रीड राइट के पेज पर जाइए, हमने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के जो है पास्ट पेपर एनालिसिस लगाए हुए हैं, वो जाकर देखिए। जब आप पूरे का पूरा एनालिसिस देख लेंगे तो अब आप देखिए सीक्वेंस बनाइए। एफपीएससी का सिलेबस डाउनलोड किया, सिलेबस पता चल गया, मेरी रीड राइट यूट्यूब चैनल से आपने वीडियो देखी, कौन से वाली सब्जेक्ट सिलेक्शन की, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया गया। जब सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए गए, फिर एग्जामिनर रिपोर्ट्स देखी, एसए से लेकर तमाम ऑप्शनल्स की, उनके नोट्स बना लिए, देखे फेलियर क्यों होते हैं, और अब पास्ट पेपर एनालिसिस भी कर लिया। अब आपका तैयारी करने का टाइम आएगा। अगर आप घर बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं तो पहली बात तो यह है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी एकेडमी में चले जाइए, किसी जगह चले जाइए जहां पर आपको ये तमाम चीजें आसानी हो जाएगी। अगर नहीं जा सकते तो अब आपने जब सिलेबस तैयार कर लिया, याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, तो अब इसको लिखें कैसे, सवाल ये पैदा होता है। तो हमने आपकी आसानी के लिए अपने रीड राइट इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो 2024 के पेपर्स थे उनको सॉल्व करके, जो ज्यादातर पेपर्स हैं उनको सॉल्व करके रखा हुआ है। आप अपने टाइम में पेपर कीजिए। आपको पता है 4 सवाल करने होते हैं जो सब्जेक्टिव है, और 20 नंबर का एक आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन आता है।
तो उन 4 सवालों का एवरेज टाइम जो बनता है 37 टू 40 मिनट्स बनता है। तो आप टाइमर लगाकर अपने सवाल को हल कीजिए जो पास पेपर्स में आया हुआ, और उसको देखिए कि आपने कैसे किया। फिर उसी सवाल को हमारे रीडर के पेज से जो आपने सॉल्व पेपर देखे वो उन लोगों से सॉल्व कराए हुए जिन्होंने टॉप 10 में या टॉप 20 में पोजीशंस ली, यानी कि बहुत अच्छे लो स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट्स थे, और उन्होंने अपने अच्छे पेपर आपको सॉल्व करके वहां पर हमने रखवा दिए। तो अब उनका कंपैरिजन कीजिए, तो अब आपको आइडिया होगा कि आपकी क्वांटिटी कैसी है, क्या उतने पेजेस हैं, अगर क्वांटिटी उतनी है तो क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, आपके जो है ना मार्जिन भी मैटर करते हैं, आपके चॉइस ऑफ पेन भी मैटर करती है, कलर ऑफ इंक भी मैटर करता है, और सो मच सो आपकी हैंड राइटिंग भी मैटर करती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप खतात बन जाएं या आप कोई बहुत कैलीग्राफर बन जाएं। एक लेजिबल, नीट सी, टाइडी सी असाइनमेंट लिखने वाली इस राइटिंग जो है वो तो आपकी होनी चाहिए, और इसके साथ ही जो है ना आप इसको कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखिएगा कि एक आपने इग्नोर नहीं करना किसी चीज को, कि जब भी आपने कंपल्सरी की किसी भी तैयारी कर रहे हैं आपने इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना, आपने डेली प्रेस ही करते रहना है, या कोई जो है ना। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपकी क्लास का टाइम हो गया। अच्छा जी, अब मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो अब मिलते हैं क्लास के बाद। आइए आपको भी दिखाते हैं कि क्लासेस कैसी होती हैं, तो आप भी मेरे से तशरीफ ले आइए और देखिए क्लासेस में क्या होता है। बाबर का मतलब वर्ड होता है चीता, तेज वर्ड। जी वेलकम बैक। अभी क्लासेस आपने देखी, तो अब आते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, आप जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चन करते हैं कैंडिडेट जो है उनके वन बाय वन करके मैं बड़े क्रिस्प अंदाज के अंदर आपको जवाब देता हूँ। पहला है कि व्हेन टू स्टडी एंड हाउ मच टू स्टडी, कितने घंटे पढ़े। कुछ कहते हैं मैं तो 20-20 घंटे पढ़ा करता था, कुछ कहते हैं कि मैंने 24 घंटे में से 23 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। किसी की बात पे यकीन मत कीजिए, हर बंदा, हर इंसान जो है उसकी कैपेसिटी डिफरेंट है। आइए, पहले तो है व्हेन टू स्टडी, दिन को या रात को। यार ये तो आपकी स्लीपिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है। जैसी ही आपकी स्लीपिंग हैबिट्स बनी हुई हैं, आप अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, मत अपने आप को तंग कीजिए कि आप सुबह उठ रहे हैं, पहले जी मैं अपनी रूटीन ठीक कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप अपने आप को तंग करना शुरू कर देंगे। रूटीन ठीक करते करते फिर रूटीन खराब हो जाएगी। तो आप दिन को जागते हैं दिन में पढ़िए, रात को जागते हैं रात को पढ़िए, और कितनी देर पढ़ना है देखिए। हर इंसान की कैपेसिटी है, हर इंसान डिफरेंटली पैदा हुआ, डिफरेंट जेंडर के साथ, डिफरेंट माइंड के साथ, डिफरेंट सेटअप के अंदर, डिफरेंट कैपेबिलिटीज के साथ। तो अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक पढ़िए। मेरी हैबिट जो है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकता तो मुझे ज्यादा नहीं पढ़ने चाहिए। मेरी हैबिट यह है कि मैं 10 घंटे बैठ के स्टिक होकर पढ़ सकता हूं, तो मुझे 10 घंटे पढ़ना चाहिए। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। फर्ज कीजिए एक कैंडिडेट वो 4 घंटे पढ़ सकता था, उसने 4 घंटे पढ़ लिया, अब उसकी कैपेसिटी नहीं है। अब अगले 4 घंटे या 2 घंटे उसका ब्रेक लेने का टाइम आया, उसने अपने आप को ओवरवेल्म रखा। यार अपने ऊपर भी रहम कीजिए, अपने ऊपर जुल्म मत कीजिए। अब लोगों के ऊपर जुल्म की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने ऊपर रहम कीजिए, अपने आप को देखिए। अपने ज्यादा काम नहीं ले सकते। आपके पास कोई मुलाजिम है या कोई आपको किसी लेबरर को देखते हैं, तो जब उस पर ज्यादा काम डाला जाता है तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं, यार इस पर जुल्म ना करो। तो आप देखिए जरा अपने आप को, क्या अपने आप पर जुल्म तो नहीं कर रहे। लोगों के प्रेशर में आकर के लोग क्या कहेंगे, मैंने कितने घंटे पढ़ा, लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हर बंदे की कैपेसिटी डिफरेंट है। किसी ने 4 साल में सीएसएस किया, किसी ने 10 साल में किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 साल में कीजिए या 4 महीने में कीजिए। आप देखिए कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, उसके मुताबिक कीजिए। और एक बात लाजमी है, व्हेन टू स्टडी एंड हाउ मच टू स्टडी के अंदर मैं एक बात इंकॉर्पोरेट करना चाहता हूं जो आप लोग नहीं पूछते, और मैं बताना चाहता हूं। ब्रेक लीजिए, ब्रेक लीजिए और ब्रेक लीजिए। देखिए दुनिया की बेहतरीन तरीन गाड़ी हो, उसको भी ब्रेक्स चाहिए होती है। 24 घंटे आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। एक बल्ब है, उसको आप मुसलसल ऑन रखेंगे, वो फ्यूज हो जाएगा कुछ अरसे बाद, जल्दी फ्यूज हो जाएगा। तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसके मुताबिक काम कीजिए, उसको हीटअप मत कराइए। आपके माइंड को भी रिलैक्स होने की जरूरत है। और जब आप ब्रेक ले रहे हो तो प्लीज सोशल मीडिया से दूर रहिए और किताबों से दूर रहिए। अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स कीजिए, सो जाइए, आराम फरमाइए। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल यह है कि व्हेन टू स्टडी के बाद कि वेयर टू स्टडी, कहां बैठ के पढ़ें। अब यह बड़ा सवाल है कि लाइब्रेरी जाएं, लाइब्रेरी की मेंबरशिप लें। यार लाइब्रेरी चले जाइए, जहां पर आपको सुकून मिलता है वहां पढ़िए। कुछ लोग होते हैं वो टेलीविजन चला के पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो म्यूजिक ऑन करके पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल खामोशी हो।
हमारे कुछ जाने वाले थे तो वो कहते थे कि मैं ऐसे माहौल में पढ़ना चाहता हूं कि जहां पर खामोशी हो, पत्ता भी ना खड़के, कोई परिंदे की चहकने की आवाज़ भी ना आए। तो लोगों ने उनको कहा कि आप कब्रिस्तान चले जाइए। अब कब्रिस्तान तो बनाने से रहे पूरी दुनिया को आप, तो आपको देखना है कि आपके पास कौन सी जगह है। आपका रूम बेहतरीन जगह होती है, आप जो है ना, आपका घर बेहतरीन जगह है। ऐसी जगह पे पढ़िए जहां पर डिस्ट्रैक्शन ना हो। और प्लीज़ एक और बात ऐड करता हूं जो आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछी, वो ये है कि आप जो है जब भी पढ़ने बैठें तो आप फोकस के साथ पढ़ें, अपने मोबाइल को ऑफ कर दें, एरोप्लेन मोड पे लगा दें। अब सबसे बड़ा मसला ये है, मेरे पास क्लासेस में भी ये होता है कि मोबाइल यूज़ किए जा रहे होते हैं। मुझे इंतहाई बात बुरी लगती है। देखिए, मैंने अगर मेरे सामने कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है या आप पढ़ते फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा तो फ़ोन ऑन क्यों कर रहे हैं, कहेंगे जी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था। आप कितने को इंपॉर्टेंट हैं, या कहते हैं जी घर से बहुत ज़्यादा इमोशनल करेंगे आपको कि मेरे घर से इमरजेंसी आ जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये होता है कि आर यू 1122, क्या आप कुछ कर सकते हैं? जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो आप क्या किया करते थे? आप जो है ना वहाँ पर बंद करके घर में बैठे हुए हैं, फ़ोन ऑफ करके जो है ना पढ़ लीजिए। आपके बाकी लोगों के घर में नंबर होंगे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी वालों को नंबर होगा, वो लोगों को दे दीजिए और वहाँ पर फोकस के साथ बैठ के पढ़िए। इट कुड बी लाइब्रेरी, इट कुड बी योर रूम, इट कुड बी ड्राइंग रूम, लाउंज, कहीं पर जाकर पढ़ लीजिए। आप जो है ना जाकर वहां पर तैयारी कर लीजिए। अब जब आपकी तैयारी हो गई तो गेटवे टुवर्ड्स सीएसएस। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। मुद्दा यह है कि मेरी स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर जो आपकी स्टडी है, लेक्चर्स जो हैं, तमाम चीज़ें मैं उनको रखता हूं 20%, 10 to 20%। अब उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अच्छे लेक्चर ना दिए जाए, बेहतरीन तरीन लेक्चर लीजिए, इलेबोरेट लेक्चर लीजिए। लेक्चर्स वगैरह लेना, तैयारी करना, मेमोराइज करना 20% था, अब 80% प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर सकते हैं उतनी कम है। और मेरे पास जो है वो प्रैक्टिस जो है उसका सबसे बेहतरीन सेशन जो है वो क्या है, G1 सेशन है, जिसको गेटवे टुवर्ड्स सीएसएस भी कहते हैं, बल्कि गेटवे टुवर्ड्स टॉप पोजीशंस भी कहते हैं। अब उसमें होता क्या है कि एफपीएससी के पैटर्न के ऊपर हमने एक पैटर्न बनाया हुआ कि मॉर्निंग इवनिंग 9 to 12, 2 to 5 के ऊपर आपके वीक में 3 से 4 दिन जो है, यानी कि 6 से 8 पेपर्स हर महीने, हर हफ्ते होते जाएंगे। तो आपको 3 से 4 दिन छुट्टियां होंगी और बाकी आपके पेपर्स हो रहे होंगे 2-2 पेपर्स डेली, उसी 3-3 घंटों के अंदर। तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको आइडिया ही नहीं होता कि जब एक्चुअल एग्जाम में जाएंगे कि मुझे क्या कर रहा था मैं। तो जीवन सेशन जो है, अब मुझे काफ़ी क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि शुरू में ही हमने जीवन सेशन ज्वाइन करना है। आप जीवन सेशन उस वक्त तक ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक आपने सिलेबस कंप्लीटली ना पढ़ा हो, आपकी कंप्लीटली तैयारी ना हो गई हो, आप कॉन्फिडेंट ना हो। आप यकीन जानिए कि इस जीवन सेशन के अंदर वो लोग होते हैं जिनके प्रीवियस ईयर्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स आए, तो वो छुट्टी लेकर मेरे पास आ जाते हैं और यहाँ पर वो सीएसएस की तैयारी दोबारा कर रहे होते हैं ताकि वो अपना ग्रुप चेंज कर लें। उसके बाद वो लोग हैं जो ऑलरेडी अटैम्प्ट दे चुके होते हैं, उसके बाद दोबारा तैयारी करके दोबारा अटैम्प्ट दे रहे होते हैं। या इस साल के लोग जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होती है तो वो आकर जीवन ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग जीवन। और लोगों को उसका टेस्ट जो होता है बड़ा बेसिक से टेस्ट होता है, लेकिन उसके फेल करने की वजह पता है क्या होती है कि मैं जीवन सेशन का टेस्ट दे रहा हूं या मैं कोई टेस्ट दे रहा हूं। तो ये ओवरवेल्म कर लेना अपने आप को टेस्ट से, तो ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है आपके रिजल्ट को बहुत बुरा बना देती हैं और आपके रिजल्ट जो हैं वो ख़राब आ जाते हैं। तो यकीन रखिए अपने ऊपर कि जब आप तैयारी करने लगे हैं तो आप जो है वो उसको बेहतर कर। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पर जो है ना कुछ रोने वाले लोग देखे। रोने वाले लोग ऐसे होते हैं कि जो सारी जिंदगी वो रोते रहे और यहाँ पर कंप्लेंट्स करते रहे, अपने आप से, ज़िंदगी से, खुदा से, हर चीज़ से कंप्लेन करते रहे और मैं उनको कामयाबी के पास भटकते हुए भी नहीं देखा। अब होता क्या है कि कैंडिडेट तंग करते हैं कि मैंने तो लाहौर जाना है, अब लाहौर नहीं आ सकते, अब ऑनलाइन सेशन ले लीजिए। अच्छा, अगर लाहौर आ भी गए तो फिर जब लाहौर पेरेंट्स ने आप उनको भेज दिया तो हॉस्टल में रहना है। हॉस्टल में क्या है जी, मुझे टॉक्सिसिटी मिल रही है, मुझे ये हो गया जी, मुझे खाना अच्छा नहीं मिला, मुझे डायरिया हो गया, मुझे XYZ हो गया, मुझे जुकाम हो गया, फिर वो भी नहीं हुआ तो यहां पर मुझे जो है ना मुझे आने में प्रॉब्लम हो गया, रश हो गया। यानी उनकी कंप्लेंट्स खत्म ही नहीं होती। ये ऐसे लोग हैं जो एक्सक्यूजेस करते रहते हैं। और मैं जितने भी कैंडिडेट्स को जानता हूं जिन्होंने टॉप पोजीशंस ली है, जिन्होंने क्वालिफाई किया, यकीन कीजिए मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, ये वो लोग थे जिनको मैं समझता था कि ये मम है, ये म्यूट है, ये बोलते नहीं है, इनको कोई मसला ही नहीं आता। उनको जो मसला आता था वो लिख के ले आते थे कि मैंने ये लिखा, मैंने याद किया, मुझे ये मसला आ रहा है। इस तरह के मसाइल, जनरली मसाइल उनको आते होंगे। किसकी लाइफ में मसले नहीं है? आपकी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर, हर जिंदगी के अंदर मसले हैं। देखिए, हमें एक यकीन के साथ जीना है कि जब हम पैदा होंगे तो हमने मरना भी है। तो क्या हम रोज मरते हैं? हमें इस यकीन के साथ जीना है कि जब हमने बड़े होना है, कहीं बाहर जाना, बीमार होना है, चीजें होनी है, तमाम फाइनेंशियल इश्यूज, हमारे डोमेस्टिक इश्यूज, तमाम चीजें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, आपकी मीटिंग का टाइम हो गया स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, मैं उनको बुला लीजिए।
अच्छा जी, मेरे स्टूडेंट्स का मीटिंग का टाइम हो गया, अब मैंने उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको फीडबैक देना है, उनकी बातें सुननी है, उनको बताना है कि कैसे ठीक करें। अच्छा, और अब इस मीटिंग के बाद जो हमारा इस रोड मैप का क्रक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा, तो अभी इंतजार कीजिए, मिलते हैं इस मीटिंग के बाद। साजिद यार, मुझे ज़रा पानी दे देना। अच्छा जी, वेलकम बैक। और अब हम बात करते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, दैट के आपको जो है मैं ज़रा पानी पी लूँ और उसके बाद आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप मेरे पास आ गए या कहीं पर चले गए, तो अब आपको करना क्या है वहाँ पे, या वहाँ पर देखना क्या है, वहाँ पर जाने से पहले क्या देखना है और वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या करना है। देखिए, रोड मैप के अंदर एक चीज़ देखिए CSS का, कि एक चीज़ होती है लेक्चर। लेक्चर जो है वो 20% है, और लेक्चर भी किस चीज़ के, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हैं वो इंग्लिश के होते हैं। तो आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि इंग्लिश तो अलग से पढ़नी पड़ेगी। वाई? इंग्लिश जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अलग से पढ़नी पड़ेगी और वो सबसे एंड पे पढ़नी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, कंपल्सरी पहले पढ़ेंगे और उनमें अंग्रेजी भी पढ़ेंगे। दैट इज वाई मैं अंग्रेजी जो है दोनों पेपर खुद पढ़ाता हूं, और ये मेक श्योर किया हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी ग्रामर वीक होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी। एक तो वो क्लासेस हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, और ओवर एंड अबव क्लासेस जो हैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी उनको, जो कि वो यहां पर टीचर को उनको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा। देखिए, कैंडिडेट्स की दो हिस्सों में सेग्रीगेशन होगी। पहले दिन हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया, पता चला कि कुछ लोग जो है ग्रामर में वीक हैं, कुछ जो है स्ट्रांग है। ये ऐसी ही है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं और वो डॉक्टर आपको कहे कि टेस्ट करवा दें, तो जिनको दवाई की जरूरत है अगर वो दवाई नहीं लेंगे तो गलती करेंगे, और जिनको दवाई की जरूरत नहीं है और वो अगर दवाई ले लेंगे तो वो भी गलती करेंगे। तो यहां पर गलती का जो है मेयार क्या बना कि जिन लोगों को जो है नहीं आती ग्रामर, उनको पढ़ना लाजमी है, और जिनको आती है उनको नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। तो पहले देखिए कि आप जो है जहां पर जा रहे हैं वहां पर इंग्लिश प्रेसी एंड एसए की इलैबोरेटेड क्लासेस होनी चाहिए, और उनसे पढ़िए, उनको कहिए कि पहले हमें यही पढ़ाइए, इसके अलावा कुछ ना पढ़ाइए। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी, पास कैसे करेंगे? पहला दिन पास होगा तो आगे चलेंगे। और इलैबोरेटेड क्लासेस का मतलब, इलैबोरेटेड अभी मैं लेक्चर्स की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स कवर हो गए, पहले कंपल्सरी कवर हुए, फिर वो हो गए। अब यहां पर तरीकाकार क्या होता है कि पहले लेक्चर दिया गया, अब लेक्चर के बाद, लेक्चर देने के बाद कहा गया जी लेक्चर्स खत्म हो गए, सिलेबस खत्म हो गया। अब सिलेबस खत्म करवाना आप हमारा मकसद नहीं है। मेरा मकसद जो है, मेरा प्राइमरी गोल जो है वो है आपकी तैयारी कराना, प्रिपरेशन कराना। और मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा जो है, आपकी तैयारी जो है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक लिखेंगे नहीं आप। तो उसके साथ मैंने क्या किया कि अपने सेशंस के साथ कॉम्प्लीमेंट कर दिया, कॉम्बो कर दिया टेस्ट्स को। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो होता क्या है कि पहले दिया लेक्चर, लेक्चर के बाद आपको बता दिया टीचर ने, मटेरियल बता दिया, बुक बता दी, चीजें बता दी, आपको प्रोवाइड कर दी, वहां पर जो भी अवेलेबल होगा उसके मुताबिक आप घर गए, आपने उसको तैयार किया, याद किया, मेमोराइज किया। यहां पर आए, हमने आपका टेस्ट लिया, आपको टेस्ट लिया। ऑनलाइन वाले हैं उनका गूगल क्लासरूम के थ्रू होगा, यहां पर होंगे उनका ऑन कैंपस होगा। जब टेस्ट ले लिया तो उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन हुई। इवैल्यूएशन हो गई तो आपको पता चला कि मेरे फ्लॉज के हैं, क्या ग्रामर के हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हैं, क्वांटिटी के हैं, क्वालिटी के हैं, हाउ टू ब्रोच अ टॉपिक, हाउ टू एंड अ टॉपिक, सारी चीजें जब आपको पता चला तो फिर उसका आपको फीडबैक मिला। ऑनलाइन वालों को अलहदा और ऑन कैंपस वालों को अलहदा। ऑन कैंपस वालों को तो ज्यादा आसानी होती है क्योंकि उनके पास टीचर रेडीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले कहते थे कि हमें जो है ना किस तरह करें, रेडीली टीचर अवेलेबल नहीं होते। तो एक्सक्लूसिवली उनके लिए हमने क्या किया कि उनको भी अटैच कर दिया, उनको फीडबैक सेशन हो जाते हैं ताकि वो भी उनको जो है ना अपने जो फ्लॉज हैं या अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डिस्कस कर सकें। अच्छा, अब ये हो गया, और उसके बाद ये चीजें रिपीट पे चलना शुरू हो गई। और अगर ये चीजें रिपीट पे नहीं चल रही तो इसका मतलब ये है कि जो तैयारी कर रहे हैं आप वो ठीक नहीं है, कहीं भी कर रहे हैं, मेरे पास ये कहीं पर भी, यानी लेक्चर हो रहे हैं, लेक्चर के बाद आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, पता नहीं है चीजें कहां से तैयारी करनी है, और उसके बाद आपकी इवैल्यूएशंस नहीं हो रही या उसके बाद फीडबैक नहीं मिला, तो कोई भी चीज मिसिंग होगी। जिस तरह चेन होती है, चेन में कोई लिंक मिस हो गया तो पूरी की पूरी चेन क्या होती है, टूट जाती है। तो उस तरह आपकी चेन भी टूट जाएगी, तो आप तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो आपके लिए यह है कि आपने
सीएसएस को इस तरीके से तैयार करना है जैसे कि ये मैट्रिक का एग्जाम हो, जैसे ये एफएससी ओए लेवल्स का एग्जाम था, आपने उसको उस तरीके से तैयारी करके चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी के अंदर बहुत सारी रुकावटें आएंगी। आई होप कि जो है ना ब्रदर, आई बिलीव मैं जो है ना मैंने काफ़ी सारी बातें आपकी क्लियर कर दी। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, तो वी विल ट्राई कि हम उन तमाम आंसर्स के आपको उन तमाम जवाब जो सवाल आप करेंगे उनके आंसर जो हैं उनको डिटेल में करें, आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएं। जो भी आपको 26 तक चीज़ें चाहिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करते जाइए, आपको एक एक चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा। उनकी ग्रेजुअली जो है वीडियोज़ आती रहेंगी, आप इंटरेक्शन करते रहिए, हमारे साथ बात करते रहिए और हम आपको जवाब देते रहेंगे। और बिफोर आई लीव मैं इस बात के साथ जाना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, सीएसएस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, सीएसएस इज़ नॉट द ओनली करियर। पीएमएस वगैरह ये सिर्फ एक करियर है, हज़ारों करियर्स हैं। जिस तरह के दुनिया में एक इंसान के जाने से दुनिया खत्म नहीं होती, हजारों 7 अरबों इंसान हैं, तो करियर भी एक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप सीएसएस कर रहे हैं और अगर आपसे नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बारे में एक मशहूर लाइन है और वो लाइन ये है कि कामयाबी अगर शेर के मुंह से मिलती है तो ले लो, अगर मिल गई तो कहेंगे कामयाब हो गया, और अगर ना मिली तो कहेंगे शेर से लड़ता हुआ मर गया था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।